कि ये जेनेटिक डायग्नोसिस जो होता है वो बिल्कुल श्योर होता है और बेस्ड ऑन दैट द कपल हैज़ टू टेक अ डिसीजन। तो फिटल मेडिसिन में आप लोग कैसे जानते हैं कि जो बच्चा वोम में है उसको कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं या नहीं है या वो बिल्कुल ठीक है? प्रेगनेंसी में हल्की सी एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम है वो बिल्कुल करने चाहिए। तो 5 मंथ्स के बाद एबॉर्शन इज इट ओके सर? ये जो टेस्ट है वो ईच एंड एवरी प्रेगनेंसी में ईच एंड एवरी लेडी के लिए सब में ये ज़रूरी है। गायनी को आपने चूज़ किया तो आपको बीइंग मेल कोई प्रॉब्लम्स आई या कुछ ऐसा लगा कभी? नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस शो में। आज का जो हमारा शो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज़ आज हम एक बहुत ही जो रीसेंट और एडवांस टॉपिक है हमारी लाइफ से रिलेटेड फेटल मेडिसिन का, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे साथ एक एक्सपर्ट हैं फेटल मेडिसिन से और बहुत खुशी होगी आपको ये जानकर कि वो अहमदाबाद गुजरात से हैं। लास्ट 18 ईयर से वो इस फील्ड में इन्वॉल्व हैं और फेटल मेडिसिन क्या होता है, उसमें किस तरह की चीज़ों पे हम बात करते हैं, एग्जैक्टली वो क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हमें हेल्प आउट करता है हमारी डे टू डे लाइफ में, या क्या चीज़ है बेसिकली। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक जानकारी लेंगे हमारे साथ जो डॉक्टर हैं अहमदाबाद से। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर जिगेश त्रिवेदी जी से, अहमदाबाद से हमारे बीच हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे। नमस्कार। कैसे हैं सर? बस बिल्कुल फाइन, बिल्कुल बढ़िया। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अहमदाबाद से हमारे शो में हैं। और सबसे बड़ी जो क्यूरियोसिटी मुझे थी वो आपका जो फील्ड है फेटल मेडिसिन, तो बेसिकली हमारे तरफ अभी इस तरह की जो ये है फेटल मेडिसिन, इसमें लोग कम अवेयर हैं। तो थोड़ा सा पहले तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड और अपने बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। बेसिकली आई एम गायनेकोलॉजिस्ट, देन डन द स्पेशलाइजेशन इन fetal medicine. Fetal medicine is relatively a new and upcoming branch and relatively advanced branch associated with the gynecology or obstetricians, right? So I am practicing fetal medicine in Ahmedabad since 18 years. So we will talk about fetal medicine today. और आपने भी बताया कि गुजरात में जो है वो आप फर्स्ट ऐसे हाँ, I was the first person to start the exclusive fetal medicine department in all over Gujarat. And right now we are also providing services in various states of the Gujarat, only exclusively for the fetal medicine only. तो सर थोड़ा सा पहले ये बताइए जर्नल टर्म्स में फेटल मेडिसिन होता क्या है? फीटल मेडिसिन का होता क्या है, वो नाम उसी के अंदर आ गया। फीटल यानी कि बच्चा, जो गर्भ में पल रहे बच्चे के रिलेटेड जो है उसको फीटल मेडिसिन कहते हैं। वेरी सिंपली इट इज़ द साइंस टू नो द वेल बीइंग ऑफ फिटस। गर्भ में पल रहे बच्चे की स्वास्थ्य की सुरक्षा जानकारी के लिए जो स्पेशलिटी मेडिसिन है उसको फीटल मेडिसिन कहते हैं। तो जैसे फिटल मेडिसिन है तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि गायनेकोलॉजी जो है उसका एडवांस एक वर्जन है, आपने सुपर स्पेशलिटीज़ में आपने एडवांस कोर्स किया है। तो फिटल मेडिसिन में आप लोग कैसे जानते हैं कि जो बच्चा वोम में है उसको कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं या नहीं है या वो बिल्कुल ठीक है? करेक्ट। सी फीटल मेडिसिन बेसिकली जो मेन टूल जो यूज़ होता है या मेन जो चीज़ उसमें यूज़ होती है वो है हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड और हाई डिफिनीशन अल्ट्रासाउंड। एंड वेरी रिसेंटली नाउ वी ऑल हैव जनरली द 3D 4D अल्ट्रासाउंड विथ हर्स, जिसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी या स्कैन कहते हैं। तो ये स्कैन यूज़ करके फीटल मेडिसिन से हम जानने का ट्राई करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य सही है कि नहीं। सो मेनली फीटल मेडिसिन 4 चीज़ प्रोवाइड करता है प्रेगनेंसी के दौरान। एक तो है जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं, दूसरा है डायग्नोसिस कहते हैं, तीसरा है वो मॉनिटरिंग कहते हैं, अगर कोई चीज़ एबनॉर्मलिटी पा गई है तो उसका मॉनिटरिंग, और चौथी है वो कौन सी पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं उस एबनॉर्मलिटी के लिए। तो जैसे आपने भी बताया स्क्रीनिंग हो गया, डायग्नोसिस हो गया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? हाँ जी, देखिए स्क्रीनिंग सिंपली मीन्स कि हम जानना चाहते हैं कि भाई जो प्रेगनेंसी है उसमें बच्चे में एबनॉर्मलिटी आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ज़्यादा है कि नहीं। वो श्योर टेस्ट नहीं है। स्क्रीनिंग इज़ अ काइंड ऑफ विल टेल यू अबाउट द पॉसिबिलिटीज़।
जो कॉमनेस्ट स्क्रीनिंग जो टेस्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं वो 3 महीने की सोनोग्राफी है, जिसको हम सोनोग्राफी बिटवीन 11 to 14 वीक्स कहते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के 3 महीने के दौरान ये स्पेशल सोनोग्राफी की जाती है, जिसमें जानने का ट्राई करता है कि बच्चे में आगे चल के एबनॉर्मलिटीज़ आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं। कॉमनली एबनॉर्मलिटीज़ जो देखते हैं वो ये है कि भी जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, मेंटल रिटार्डेड बच्चे की। साथ में ही हम मदर का भी ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि और कोई जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चे में आ सकता है नहीं। जैसे कॉमन हमारे वहाँ पर देखी जाने वाली जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, ये थैलेसेमिया है या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है या सम अदर जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, तो वो हम स्क्रीनिंग से जान सकते हैं कि भी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। और बेस्ड ऑन दिस स्क्रीनिंग पॉसिबिलिटीज़ वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज, जिसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। तो देन डायग्नोसिस अलग से आप करते हैं? हाँ, अगर स्क्रीनिंग में ऐसा पाया जाता है कि भी ये प्रेगनेंसी में ये बच्चे में सपोज ये डाउन सिंड्रोम की या थैलेसीमिया होने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो फिर उसको नेक्स्ट स्टेज जो डायग्नोसिस वाला अप्लाई किया जाता है, जिसमें सोनोग्राफी करते हुए इन्वेजिव प्रोसीजर किया जाता है। जैसे कि 3 महीने होते हैं तब हम बच्चे के साथ जो प्लासेंटा डेवलप हो रहा है उसमें से हम बायोप्सी ले सकते हैं। 4 महीने के बाद हम बच्चे के आसपास का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ले सकते हैं। और 5 महीने के बाद हम बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड में से डायरेक्टली ब्लड लेते हैं। इन सब में से हमको बच्चे के सेल्स और उसमें से बच्चे के डीएनए प्राप्त होते हैं, और उसमें से हम वो जेनेटिक टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये बच्चा स्वस्थ है या उसको कोई एबनॉर्मलिटी है। तो जैसे आपने डायग्नोसिस आपका हो गया, तो डायग्नोसिस के बाद आपको क्लियर कट एक आइडिया हो जाता है। हाँ। मतलब फिर आप श्योरली बोल सकते हैं कि एबनॉर्मलिटीज़ हैं या नहीं? नहीं है, परफेक्टली, क्योंकि ये जेनेटिक डायग्नोसिस जो होता है वो बिल्कुल श्योर होता है, और बेस्ड ऑन दैट द कपल हैज़ टू टेक अ डिसीजन। यानी कि वो कपल को डिसीजन लेना है कि पर अगर एबनॉर्मल बच्चा है जिसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जन्म के बाद, तो दे कैन टेक अ एक्सट्रीम डिसीजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर उसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो वो दे कैन कंटिन्यू विथ प्रॉपर मॉनिटरिंग। तो सर जैसे जो क्योरेबल डिजीज़ अगर उसके अंदर हैं जो, तो कैसे हो जाती हैं ये सब ठीक, और कैसे करते हैं आप लोग ये सब? क्योरेबल तो 100% क्योरेबल तो नहीं कह सकते हैं, पर जो भी एबनॉर्मलिटी जैसे जब दिखती है, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी है जिसको हम 5 मंथ्स वाली स्कैन कहते हैं, 5 मंथ स्कैन या 22 वीक स्कैन। तो उस दौरान हम मेनली बच्चे के ब्रेन से लेके उस सिर से लेके पाँव तक सब ऑर्गन्स की एकदम डिटेल जांच करते हैं। जैसे सिर से शुरू करें तो ब्रेन है, आइज़ है, नोज़, माउथ, लंग्स, लिवर, हार्ट, किडनीज, इंटेस्टाइन, सब लिम्स, इसकी बहुत डिटेल सोनोग्राफी और जांच होती है। और उसमें अगर पता चलता है कि भी इसमें कोई गड़बड़ी डेवलप हो रही है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको मॉनिटरिंग के लिए फ्रीक्वेंटली बुला सकते हैं। कोई ट्रीटमेंट प्लान अवेलेबल हो तो कह सकते हैं, या मोस्ट इम्पोर्टेंटली कपल को काउंसलिंग कर सकते हैं कि भी ये प्रॉब्लम है और इसको ऐसे मैनेज करना है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आपका जो 5 मंथ्स वाला अल्ट्रासाउंड होता है, देन आफ्टर यू कैन से कि एबनॉर्मलिटीज़ किस लेवल पे है, और इधर दे गो फर्दर, और आप अबॉर्ट भी कर सकते। तो 5 मंथ्स के बाद अबॉर्शन इज़ इट ओके सर? मतलब वो हेल्थ लेडी को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या नहीं होती हैं? You're absolutely right. So जनरली क्या होता है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके मुताबिक हम 24 वीक्स तक अगर बच्चे में एबनॉर्मलिटी हो तो हम एबॉर्शन का डिसीजन कपल ले सकता है। सो फॉर ईच एंड एवरी एबनॉर्मलिटी हम ये ट्राई करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि भाई 5 महीने से पहले हमको पता चल जाए। इसीलिए हम 3 महीने या मैक्सिमम 5 महीने वाली सोनोग्राफी और इन्वेजिव प्रोसीजर करके ये जानने का प्रयत्न कर लगते हैं। अगर 3 महीने पे पता चल गया, 3.5 महीने तक रिजल्ट आ गया जैसे, और एबनॉर्मल रिजल्ट आ गया है और टर्मिनेशन करना पड़ता है, तो मदर को दिक्कत थोड़ी कम होती है। अगर 5 महीने के आसपास अगर टर्मिनेशन का डिसीजन होता है तो मदर को थोड़ा सा प्रॉब्लम या दिक्कत थोड़ी ज़्यादा आती है। पर फिर भी बिकॉज वी हैव वेरी कॉम्पिटेंट गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल विथ ऑलवेज एट ऑल प्लेसेस, इट इज़ क्वाइट ईजी टू डू एंड सेफ। तो लाइफ रिस्क पे तो नहीं आता है? मतलब नहीं, मदर को लाइफ रिस्क नहीं आता है। उसके सामने क्या होता है, अगर सपोज एबनॉर्मल बच्चा है, हम प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे
9 महीने के आसपास शायद बच्चे को अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है जिसकी मदर पर इफेक्ट हो सकती है। ओके। प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस जो 7 मंथ बाद मदर को होते हैं, कि जैसे कि प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी का हाइपरटेंशन है, जिससे मदर को प्रॉब्लम हो सकता है, वो हम अगर टर्मिनेशन 5 महीने पे हो गया है तो हम वो सब अवॉइड कर सकते हैं। सर एक चीज़ और मैं जानना चाह रही थी, जैसा आप बता रहे हैं कि जो आपका स्पेशलाइज्ड फील्ड है वो फेटल के ऊपर है, आप फीटस के ऊपर काम करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ या कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो क्योरेबल हैं, वो कौन सी हैं, और जो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं वो कौन सी है? थोड़ा सा आप डिस्टिंग्विश करेंगे? बेसिकली कोई भी जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसको हम 2 तरह की सोचते हैं। एक जो है उसको फिजिकल एबनॉर्मलिटी, कि जो हमको सोनोग्राफी में दिखता है, जैसे कि ब्रेन में है तो ब्रेन में काफ़ी पानी भर गया है, या स्कल बोन्स डेवलप नहीं हुए, या स्पाइन की मेजर एबनॉर्मलिटी है, या हार्ट की मेजर एबनॉर्मलिटी है, तो उसमें हम पेशेंट्स को बोल सकते हैं कि भाई इसमें शायद हमको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, टर्मिनेशन इज़ अ बेटर ऑप्शन। कभी कभी हमको माइनर एबनॉर्मलिटीज़ दिखती है कि विच आर कॉम्पेटिबल विथ लाइफ और विच कैन इम्प्रूव विद द प्रोग्रेस ऑफ द प्रेगनेंसी। ओके। जैसे कि कभी दोनों किडनी में थोड़ा सा यूरिन का दबाव दिखाई देता है, सूजन दिखाई देती है, वो धीरे धीरे प्रेगनेंसी के बढ़ते थोड़ा बढ़ता भी है, फिर जन्म के बाद अपने आप भी अच्छा हो जाता है, या अगर ज़रूरत पड़ने पर जन्म के बाद उसका जो पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं उसका बहुत अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं। जैसे टेढ़ा पैर होता है, हाँ, बॉडी पार्ट्स को लेकर, हाँ, क्लब फुट कहते हैं, बराबर। तो वो ऐसी एबनॉर्मलिटी होती है कि जन्म के बाद पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स उसका बहुत अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं। जैसे हमको अगर एक लेफ्ट लिप दिखता है तो उसका भी इलाज बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, तो उसमें हम पेशेंट्स को पॉजिटिवली बता सकते हैं कि एबनॉर्मलिटी है बट वी कैन मैनेज एंड आफ्टर द बर्थ ट्रीटमेंट विल बी अवेलेबल। दूसरी तरह की एबनॉर्मलिटी है जिसको हम जेनेटिक एबनॉर्मलिटी कहते हैं। उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ट्रीटमेंट मोस्टली अवेलेबल नहीं है। हार्डली 4 और 5 जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और वो भी बहुत कॉस्टली है। सर ये किस तरह के जो जेनेटिक आप बोल रहे हैं एबनॉर्मलिटीज़, वो कौन कौन सी हो सकती हैं, किस किस तरह से होती हैं? सी बेसिकली इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द जीन्स, यानी फैमिली में रन्स होती रहती है। कॉमनली हम जो अंडरस्टैंडिंग के लिए लेते हैं एबनॉर्मलिटीज उसको हम थैलेसीमिया कहते हैं। अच्छा। कि जिसको जैसे मदर और फादर दोनों को थैलेसीमिया माइनर रहता है, तो मदर फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कपल को कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा लो रहता है, 10 ग्राम% से अंदर होता है। पर जब वो दोनों की शादी होती है, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों अगर थैलेसीमिया माइनर वाले हैं, तो जब उनका बच्चा होता है उसमें 25% चांसेस ऐसा रहता है कि वो थैलेसीमिया मेजर होता है। तो उसको तो हर महीने वो खून चढ़ाना ही पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवरी मंथली करना पड़ता है, और फिर भी उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे हमारे जो दर्शक हैं, जैसे आप बता रही हैं जो थैलेसीमिया वाली जो प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा जनरली आप हिंदी में बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है ये, और कैसे इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या है? हाँ, देखिए सिम्टम्स इसमें शुरू में मदर फादर में कुछ सिम्टम्स नहीं होते, तो इसलिए मैंने जो सबसे पहले आपको बताया ना कि स्क्रीनिंग करना होता है कि भाई, तो मदर और फादर सबसे पहले हम जो प्रेगनेंसी लेडी है उसका ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि वो जो लेडी है, प्रेग्नेंट वुमन है, उसको थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं। अगर प्रेग्नेंट लेडी को थैलेसीमिया माइनर है तो तुरंत उसके हस्बैंड का ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर हस्बैंड का भी थैलेसीमिया माइनर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर हमको इमीडिएटली वो बच्चे का थैलेसीमिया का टेस्ट करना पड़ता है। अगर कपल में से कोई सी एक का ही थैलेसीमिया माइनर पॉजिटिव है तो फिर कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो आगे ट्रांसफ़र उतने उससे नहीं, हाँ, उससे मेजर नहीं आ सकता बच्चे में, बराबर। थैलेसीमिया अगर ये पता नहीं चला और थैलेसीमिया मेजर वाला बच्चा अगर डिलीवर हो गया तो वो भी 3-4 महीने के बाद पता चलता है। वो बच्चे को रिपीटेडली इन्फेक्शन होता रहता है और सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर रहता है, और फिर जब बच्चों के डॉक्टर उनका टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट, उसमें पता चलता है कि भाई ये तो थैलेसीमिया मेजर वाला बच्चा है। तो इसीलिए स्क्रीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले वहाँ आ जाता है कि भाई सिंपल टेस्ट करवा लीजिए और जान लीजिए। और आजकल एक्चुअली हमारी भारत सरकार द्वारा ये हर एक कॉलेज में और स्कूल में ये कंपलसरी टेस्ट हो गया है। इस सबका ब्लड टेस्ट करवा के उनको वो कार्ड दे देते हैं जिसमें बताता है कि भाई यू आर थैलेसीमिया मेजर, यू आर थैलेसीमिया माइनर और नॉट।
तो अगर वो स्टूडेंट को पता है पहले से, तो उसकी जब भी शादी होती है तो उसको अपने पार्टनर का वो थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट चेक करना होता है। हाँ, पूछ सकना है। सर एक चीज़ और है, जैसे प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो भी ये टेस्ट ज़रूरी होते हैं किसी भी प्रेगनेंसी में? अच्छा। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो उसको हम वो क्या कहते हैं, जैसे वो छानने का टेस्ट है, जैसे हाँ, हम कंकर निकालते हैं ना, ऐसा है कि भी सब प्रेगनेंसी में से हम ये छान के ऐसे कंकर निकालते हैं तो पता चलता है कि भी सब प्रेगनेंसी में से कौन कौन सी प्रेगनेंसी में एबनॉर्मलिटी है, तो उसमें फिर डायग्नोसिस ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो टेस्ट है वो ईच एंड एवरी प्रेगनेंसी में, ईच एंड एवरी लेडी के लिए, ईच नंबर ऑफ डायरेक्ट प्रेगनेंसी में, चाहे वो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, सेकंड प्रेगनेंसी हो, थर्ड प्रेगनेंसी, सब में ये ज़रूरी है। फिर मदर की उम्र 20 साल की हो या 30 साल की हो, हर एक के लिए करना चाहिए। अच्छा, ये आपकी एक एडवाइस है, मतलब कि हर कोई टेस्ट करवाए? हर को करवाना, हर एक को करवाना, क्योंकि ऐसे देखने से या आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो सेकंड नॉर्मल होगी, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, तो ये करवाना है ये टेस्ट। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है, जब मान लीजिए अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें कुछ आपको एबनॉर्मलिटीज़ नज़र आती हैं तो फिर पेशेंट को कैसे आप बताते हैं? और ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है। हाँ, क्योंकि उसको तो नहीं पता है। फिर काउंसलिंग लेवल बोलते हैं। अच्छा। तो एक तो सबसे पहले पेशेंट का थोड़ा IQ लेवल देखते हैं, उनके फैमिली को गैदर करते हैं, हस्बैंड को स्पेशली, कपल हैज़ टू बी प्रेजेंट ओवर देयर, और साथ में अगर फैमिली भी आना चाहता है तो वो भी आ सकते हैं। फिर उनको ड्राइंग के साथ और सब समझाते हैं कि भाई ये इस तरह की एबनॉर्मलिटी है और इसमें ये आगे चल के ये प्रॉब्लम हो सकता है या आगे चल के ये सॉल्यूशन ला सकते हैं। और फिर रिपीटेडली भी, चाहे वो सेशन रिपीट भी करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में तो वो कपल के लिए तो ऐसा होता है कि भी वो अच्छा सा बच्चा जैसे टीवी पर स्क्रीन पे घूमता हुआ दिखेगा और अचानक आप उसको शॉकिंग न्यूज़ दे देते हैं। हाँ, वही। तो वो मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है उनसे कहना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अगर किसी की इस तरह से फर्स्ट प्रेगनेंसी हो तो फिर तो मैं वही कह रही थी, आप कैसे फिर उस चीज़ को हैंडल करते हैं और कितना टफ होता है आपके लिए? इट्स रिलेटिवली टफ, बट वी हैव टू डू प्योर एंड फ्रैंक काउंसलिंग। जो भी सही चीज़ है, जो भी मेडिकली साइंटिफिकली प्योर चीज़ है ये एबनॉर्मलिटी के रिलेटेड, वो उनको बताते हैं, और बेस्ड ऑन दोज इंफॉर्मेशन फिर कपल को वो डिसीजन लेना होता है कि भी उनको आगे बढ़ना है, कोई ट्रीटमेंट करना है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है। सर कुछ ऐसी भी डिजीज़ होती हैं, मान लीजिए आपने डायग्नोसिस किया और कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो आपको तब भी उस स्टेज पर भी शायद नहीं मालूम पड़े और बाद में जब वो बर्थ हो जाए, बेबी डिलीवर हो जाए, उसके बाद नज़र आती हूँ कुछ ऐसी? हाँ, यस, अनफॉर्चुनेटली यस, स्पेशली देयर आर सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिसको हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, स्पेशली डिटेल जेनेटिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तरह की एबनॉर्मलिटी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि फिजिकली बच्चा नॉर्मल होता है पर उसके जो अंदरूनी पार्ट्स है, जैसे कि लीवर है, वो अच्छी तरह से काम सपोज नहीं करता है। तो वो जैसे बच्चा जन्म के बाद 4 महीने, 5 महीने, 8-9 महीने का हुआ तब पता चलता है। फिर जैसे बच्चा दिखने में सही है पर अगर उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो भी वो 6 महीने बाद या साल या 2 साल बाद पता चलेगा कि ये बच्चा चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है। तो ये ऐसी भी एबनॉर्मलिटीज़ है जो सोनोग्राफी में बच्चा तो एकदम नॉर्मल बच्चे जैसा दिखता है पर उसको जेनेटिक बीमारी तो होती ही है। तो अगर किसी भी फैमिली में ऐसा बच्चा पहले आ चुका है तो उसकी जांच करवा लेनी चाहिए, और उसके आधार पर फिर जब भी ये प्रेगनेंसी होती है तो हम पहले से ही 3 महीने पे ही वो बायोप्सी करके ये जान सकते हैं। ओके, तो आपका जो कहने का है, जो तात्पर्य है वो ये भी है कि अगर किसी को फैमिली में कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि आगे जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकती है तो उनको प्रेगनेंसी के टाइम ये टेस्ट करवा देने चाहिए। हाँ, डेफिनेटली करवा, तो बी ऑन प्रिकॉशंस। हाँ जी, क्योंकि जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ का एक थंब रूल ये है कि वो रिपीट होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। एक बार हुई तो रिपीट होने की पॉसिबिलिटीज़ कौन सी एबनॉर्मलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और मोस्ट प्रोबेबली वो 25% चांसेस होता है, यानी कि 4 में से 1 चांस ऐसा होता है कि आपका बच्चा एबनॉर्मल रहेगा।
तो एकदम हाई रिस्क कहते हैं उसको। तो इसीलिए अगर पता है तो हर एक प्रेगनेंसी में वो टेस्ट करवा लेना चाहिए और वो एकदम ज़रूरी है। बिल्कुल सर, एक चीज़ और आती है प्री टर्म बर्थ जो आता है, वो भी इससे रिलेटेड है? बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्क्रीनिंग जो देखते हैं कि सोनोग्राफी के दौरान वो हम देखने का प्रयत्न करते हैं कि भाई मदर का ये प्रेगनेंसी 9 महीने तक खींचेगी कि नहीं। हाँ। या फिर प्रीटर्म बर्थ होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, समय से पहले। हाँ, समय से पहले हो जाएगा। तो अगर ऐसा बताता है, जैसे जिसको हम गर्भाशय का मुख या सर्विक्स कहते हैं, वो अगर जैसे उसकी लंबाई कम है, उसकी चौड़ाई कम है, वो अगर कुछ वीकनेस दिखा रहा है, तो फिर हम इमीडिएटली जो डॉक्टर है गायनेकोलॉजिस्ट उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, कपल को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो आगे ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। जैसे सिंपली इसके लिए हम वो क्या करते हैं कि एक स्टिच लेना होता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में नायलॉन वायरिंग कहते हैं या सुचरिंग कहते हैं। प्लस मदर को काउंसलिंग करते हैं, उनको बेड रेस्ट के लिए बताते हैं, स्पेशल मेडिसिन ऐड कर देते हैं, जिसके कारण प्रीटर्म का पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाए, हम जितना हो सके 9 महीने तक प्रेगनेंसी खींच सके। सर मान लीजिए कोई फर्स्ट प्रेगनेंसी किसी की है, कोई लेडी की, और वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो वो किस तरह से वो जो चेकअप है उनके, वो कैसे उनको स्टार्ट करने चाहिए और क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, आइडियली ऐसा है कि प्रेगनेंसी रखने से पहले सावधानी शुरू करनी है। जैसे एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, जिसमें बच्चे के हेड या स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, उसमें एबनॉर्मलिटी मेजर डेवलप होती है। वो जो कॉमनली हमारे वहाँ दिखा जाता है वो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मदर में होने के वजह से होता है। तो उसका सिंपल इलाज क्या है कि प्रेगनेंसी आप प्लान करते हो तो 3 महीने पहले हो सके तो हस्बैंड ऑफ वाइफ दोनों को फॉलिक एसिड और B12 दोनों की टैबलेट लेनी चाहिए। अच्छा, प्लान करने से पहले? प्लान करने से एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले, 90 डेज पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक बहुत बड़ा अभी प्रोग्राम चल रहा है कि भाई ये अवेयरनेस और प्लस ये मेडिसिन जो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहाँ बिना चार्ज मिलती है सबको। और हर एक जो न्यूली मैरिड कपल है या फिर जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो कपल को ये अवश्य लेना चाहिए। सर क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, गायनोकोलॉजी आपका फील्ड रहा है, आजकल जो हम अमूमन देखने को मिलते हैं वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आ रही है, थोड़ा सा आप इस पर भी बताएं। हाँ, ज़रूर। इनफर्टिलिटी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। स्पेशली नाउअडेज जो होता है कि पहले हम 20 से 25 साल के आसपास तो शादी हो जाती थी और प्रेगनेंसी जनरली कंफर्म हो जाती थी जी। आज का जो माहौल चेंज हो गया है कि भाई कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है, एजुकेटिव माहौल हो गया है, जो लेडीज़ है वो भी आज ऑल वुमन है, दे आर गेटिंग एजुकेटेड, दे आर हैविंग देयर कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं। दैट्स एब्सोल्युटली वेरी गुड थिंग। बट उसके कारण एक तो सबसे कॉमन चीज़ हम जो देखते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करने वाली जो लेडीज़ जो आ रही है वो ऑलमोस्ट 35 इयर्स के बाद की ज़्यादा डॉक्टर्स के पास आ रही है। इनफर्टिलिटी का एक सबसे सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है कि आप जितनी भी कम एज में, यानी कि 30 इयर्स के पहले अगर प्रेगनेंसी प्लान कर ले तो बेस्ट होता है। आपकी बॉडी का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा शायद ये खाने पीने की चीज़ है, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट है, इन्फेक्शंस है, ये सब भी इनफर्टिलिटी के में ले जाते हैं। और हमारे देश में इन्फेक्शन और स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस है, जिसको हम पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस या जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वो भी एक बहुत कॉमन कॉज है फीमेल इनफर्टिलिटी का। तो उसकी डेफिनेटली जांच करवा लेनी चाहिए। इससे प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं सर इन चीज़ों के लिए, या इनफर्टिलिटी से जो आप बता रहे हैं जो रीजंस? बेसिकली प्रिकॉशनली जो हेल्थ एंड वेल बींग है वो जब से बच्चे छोटे होते हैं तभी से शायद उनको बता देना चाहिए कि भाई हेल्थ इज़ द वेल्थ। तो जब से, और स्पेशली आहार भी, उनको जो न्यूट्रिशन है उस पर भी खास ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली जो कॉमन एक बहुत अच्छी सी चीज़ है कि भाई फीमेल का जो बॉडी है वो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है और उसका बॉडी जो प्रेगनेंसी को झेलने के लिए रेडी है कि नहीं, वो हमको देखना चाहिए। तो आइडियली एटलीस्ट
20-22 ईयर्स शुड बी द मिनिमम एज कि उसके बाद ही फिर उसका बॉडी रेडी होगा प्रेगनेंसी को प्लान करने के लिए। दैट शुड बी बिफोर 30। हाँ, और 30 और मैक्सिमम 35 ईयर्स से पहले प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो ओवरीज का फंक्शन होता है वो 35 ईयर्स के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि वो टूवर्ड्स फिर मेनोपॉज चला जाने वाला लगता है। तो अगर फिर बाद में अगर हम इनफर्टिलिटी की कोई ट्रीटमेंट भी करते हैं तो उसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी कम आता है। और सर जो ये IVF जो है, जो टेक्निक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि आप तो मतलब आपका रिलेटेड फील्ड है, इसलिए मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा। हाँ, सी बेसिकली IVF सिंपली क्या है कि जो मेल और फीमेल का जो शुक्राणु और अंडाणु है, जो जिसको हम स्पर्म एंड ओवम कहते हैं, वो इसको हम बाहर मिक्स करते हैं, बाहर ही गर्भ बनता है और फिर वो गर्भ को मदर के अंदर फिर से इम्प्लांट करते हैं। सो इट इज़ एन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो मदर है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस और दवाइयाँ दे के उनकी ओवरीज में ज़्यादा से ज़्यादा ओवम, जिसको हम अंडे कहते हैं, वो बनाने का प्रयत्न करते हैं। फिर स्पेशली 14 या 15th डे के आसपास वो सोनोग्राफी करते करते सुई से वो सब अंडे शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। फिर वो उनके जो पार्टनर होते हैं उनका स्पर्म कलेक्ट करते हैं और फिर ये स्पर्म एंड ओवम उनको बाहर लैब में, जो IVF लैब है, उसमें उनको प्रक्रिया करके एम्ब्रियो बनाने का प्रयत्न करते हैं। और वो जो एम्ब्रियो बन जाता है तो या 3 या 5 दिन के बाद वो मदर के गर्भाशय में उसको फिर से रख देते हैं, इम्प्लांट कर दिया जाता है और उसमें से फिर मदर को प्रेगनेंसी रह सकती है। सर एक जो जनरली जो फीमेल्स हैं, जब वो प्रेगनेंसी के लिए अपना मेंटली तैयार होती हैं या प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में हैं, तो उनको कौन से जो नॉर्मल कौन से टेस्ट हैं जो उनको आपको लगता है कि उन्हें करवाने ही चाहिए? क्योंकि कई लोग, जैसे आपका तो खैर मुझे नहीं पता, गुजरात में तो शायद काफ़ी एडवांस हो लोगों, लेकिन हमारा जो गांव वाला एरिया है, जो पहाड़ हैं हमारे, जहाँ से मैं आती हूँ, तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अभी भी इतना अवेयर नहीं है और हॉस्पिटल का भी इतना ज़्यादा नहीं है कि हर गांव में हॉस्पिटल हो या हर गांव में कोई गायनी बैठी हो या कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से कौन से नॉर्मल टेस्ट हैं कि एटलीस्ट वो इनको करवा दें ताकि इन फ्यूचर उनको कोई प्रॉब्लम ना आए? हाँ, देखिए, जनरली कोई भी रूटीन जो प्रेगनेंसी है उसमें 2 तरह के टेस्ट है। एक जो है मदर का ब्लड टेस्ट होता है और दूसरा है वो अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी होता है। तो एक जो सबसे पहला है वो मदर का ब्लड टेस्ट है, बराबर। सो उसको हम एंटीनेटल प्रोफाइल कहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान की जाने वाली मदर की ब्लड की जांच। तो उसमें कॉमन ब्लड टेस्ट ही होते हैं, जैसे कि उनका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, हाँ, ब्लड शुगर चेक करते हैं, उसमें उनका यूरिन चेक करते हैं, ये कॉमन टेस्ट से, और ब्लड ग्रुप चेक करते हैं जैसे, और कॉमन ये HIV और HbS एंटीजन वाला टेस्ट देखते हैं, और साथ में थायराइड का टेस्ट देख लेते हैं। तो ये सिंपल कॉमन बेसिक टेस्ट है, उसमें बहुत अच्छा पता चल जाता है कि भी मदर का हीमोग्लोबिन अच्छा है कि नहीं। अगर खून की कमी है तो पहले से उनको वो दवाई दे दी जाती है। अगर शुगर आ रहा है, मदर को पता नहीं है, तो इमीडिएटली वो डायबिटीज़ का उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर डायबिटीज़ पता नहीं है मदर को और डायबिटीज़ है और प्रेगनेंसी रह गई तो बच्चे में काफ़ी सारी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, राइट। सो वेरी सिंपली इट इज़ अ एंटीनेटल टेस्ट, कि सिंपल मदर के जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवा लेने चाहिए। और दूसरा है रूटीनली सोनोग्राफी करवानी होती है, जैसे सबसे पहले कंफर्मेशन की सोनोग्राफी, जिसको हम 1.5 महीने की सोनोग्राफी कहते हैं, या 6 हफ्ते की सोनोग्राफी, उसके बाद फिर 12 हफ्ते की या 3 महीने की सोनोग्राफी, फिर 5 महीने की सोनोग्राफी है, फिर 7 महीने की सोनोग्राफी, बराबर। इस बीच के दौरान हर एक महीने पे जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनका रूटीन चेकअप करते रहते हैं, यानी पहले से लेकर 7वें महीने तक हर एक महीने मदर को गायनेकोलॉजिस्ट का रूटीन चेकअप करवाना ही चाहिए, चाहिए आपको कोई तकलीफ़ है या नहीं है। और जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, तो प्रेगनेंसी में बच्चे आपके लिए, यानी कि मदर के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के स्वास्थ्य के लिए जो मेडिसिन ऐड कर देते हैं,
जैसे कि फॉलिक एसिड है, B12 है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है। तो ये सब जब भी डॉक्टर आपको बताए तब वो ऐड करके बहुत ही रूटीनली लेना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर कोई भी आप व्यसन कर रहे हैं, जैसे कि तंबाकू है या सिगरेट, शराब, अल्कोहल कुछ भी है, तो इमीडिएटली आपको स्टॉप कर देना है। आइडियली तो वो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही स्टॉप कर देना होता है, पर अगर प्रेगनेंसी एकदम कंफर्म होती है तो इमीडिएटली यू हैव टू स्टॉप। और उसमें एबनॉर्मलिटी बच्चे को आ सकती है, इसलिए आपको फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग और सोनोग्राफी करवानी चाहिए। यानी 1 से 7 महीने तक तो हर एक महीने आपको डॉक्टर देखेंगे, 7 से 9 महीने तक वो हर 15 दिन को आपको बुलाएंगे, और लास्ट मंथ वो आप हर एक वीक, हर एक हफ्ते आपको डॉक्टर को बताना है। क्योंकि जो लास्ट टाइम है वही बहुत क्रूशियल होता है, जब मदर का प्रेशर बढ़ सकता है, मदर को डायबिटीज़ का या हार्ट की इफ़ेक्ट हो सकती है, बच्चे के आसपास का पानी कम हो सकता है, बच्चे को खून की कमी हो सकती है, उसको पोषण कम मिल सकता है। तो ये सभी जानना बहुत ही ज़रूरी है। सर, ये तो थी कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ ऐसे भी प्रिकॉशंस हैं या कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हमें डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, जब आपका बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद भी कुछ ऐसी बातें जो हमें ध्यान रखनी होती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई तो उसके बाद तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम शुरू होता है, क्योंकि अंदर बच्चा था, नेचुरली उसको सब मिलता था। हाँ, और प्रेगनेंसी के बाद तो मदर और चाइल्ड दोनों का बहुत ही केयर लेना है। बिल्कुल। शुरू के स्टेज में मदर को काफ़ी आराम देने की भी ज़रूरत होती है। उनके आहार पर, खुराक पर काफ़ी अच्छा ध्यान रखना होता है। उनको बहुत न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए, लिक्विड वाला फूड ज़्यादा देना चाहिए। तो इनिशियली जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत अच्छी तरह से सीक्रेट हो सकता है। बच्चे की भी केयर लेनी चाहिए। बच्चे को भी, जो बच्चों के डॉक्टर है, इमीडिएटली बर्थ के बाद उनको एक बार जांच करवा लेनी चाहिए। और फिर हमारा जो रसी का कार्यक्रम है, टीकाकरण है, तो पीडियाट्रिशियन जैसे बोले वो टीकाकरण का कार्यक्रम भी बच्चे का शुरू कर देना चाहिए। सर, कुछ एक हेल्दी रूटीन, एक प्रेग्नेंट लेडी का हेल्दी रूटीन क्या होना चाहिए? हाँ, देखिए, हेल्दी रूटीन जैसे रूटीन ही है, पर जैसे आप सुबह में जब भी उठो, ईश्वर को याद करो, अपना काम शुरू करो, थोड़ा सा दूध ले लो, करीब 8 या 9 बजे बाद हल्का सा ब्रेकफास्ट लो, उसके बाद 11 बजे के आसपास फिर से थोड़ा सा कुछ लिक्विड में ऐसा कुछ ले लो। 1 से 2 बजे के आसपास आप लंच लो, जिसमें भी हेल्दी फूड हो, यानी कि अपना कठोल जैसे ऐड कर सकते हैं, जो न्यूट्रिशियस फूड मदर को मिलना चाहिए। फिर 4 बजे आप फिर से कुछ लिक्विड लो, सूप लो कि जूस लो कि ऐसा कुछ लो, या फ्रूट लो तो भी अच्छा रहता है। शाम को 7 बजे आप फिर से खाना खाओ, जैसे उसमें खिचड़ी है तो बहुत बढ़िया है, उसमें आप अगर सब सब्जी डालते हैं अंदर, दाल चावल वाली, तो वो भी बहुत अच्छा है। और रात को सोने के वक्त फिर से 1 गिलास आपको दूध लेना चाहिए। यानी प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ 2 टाइम खाना नहीं है, 2 से 3 घंटे के अंतर पर थोड़ा पर न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड आपको लेना है। और साथ में भी जो आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन की गया है, स्पेशली जो हीमोग्लोबिन और कैल्शियम के लिए, वो आपको खास लेना है। क्योंकि अगर मदर हीमोग्लोबिन की दवाई नहीं लेगी, खून की दवाई या कैल्शियम की दवाई नहीं लेगी, तो बच्चा आपकी बॉडी में से खींच लेगा, आपको वीक कर देगा। तो बच्चे को तो कम मिलेगा, वो तो वीक आने वाला ही है, पर मदर भी वीक हो जाएगी उससे। और सर, एक्सरसाइजेज कुछ कहते हैं, तो एक्सरसाइज का रूटीन? हाँ, डेफिनेटली प्रेगनेंसी में हल्की सी एक्सरसाइज, योग प्राणायाम है, वो बिल्कुल करने चाहिए। हैवी एक्सरसाइज है वो अवॉइड करनी चाहिए, या जनरली जो फॉरवर्ड बेंडिंग है, वेट लिफ्टिंग है, झुक जाना है एकदम, वो अवॉइड करें। वो हाँ, वजन लेना वो अवॉइड करना चाहिए। सर, एक चीज़ मेरा पर्सनल क्वेश्चन आपसे, क्योंकि गायनी में हमने जो देखा है तो मैक्सिमम जो है वो वुमेन ज़्यादा होती हैं, फीमेल ज़्यादा होती हैं। तो जब आप इस वाले गायनी को आपने चूज़ किया, तो आपको बीइंग मेल कोई प्रॉब्लम्स आई या कुछ ऐसा लगा कभी? बेसिकली आई थिंक देयर इज़ अ कल्चरल डिफरेंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे यहाँ नॉर्थ में
फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट का कल्चर ज़्यादा है। जैसे आप राजस्थान से नीचे जाओगे या एमपी से नीचे गुजरात और महाराष्ट्र, वहाँ मेल गायनेकोलॉजिस्ट का कल्चर डोमिनेंस थोड़ा ज़्यादा है। मीन्स दोनों है मेल और फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, पर वहाँ मेल गायनेकोलॉजिस्ट का कल्चर थोड़ा ज़्यादा है। तो ड्यूरिंग स्टडी आपको कभी ऐसा फील हुआ या थोड़ा कुछ ऐसा लगा कभी, ये जो डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं? नहीं, बेसिकली मेरा स्टडी सब वहीं पर हुआ, तो वहाँ पहले से ही ये जैसे कल्चर में ही था ही कि जैसे हाँ, जो सबसे बड़े जो सर थे वो सर थे, उनके साथ मैडम भी थी, तो ऐसे पीपल आर यूज्ड टू। इस तरफ गायनी फील्ड में जेंट्स या मेल फोक्स कम मिलते हैं। सही है सर। एक चीज़ मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, जनरली हम लोग सुनते हैं कि आजकल जो डिलीवरी है वो सिजेरियन ज़्यादा हो रही है और नॉर्मल डिलीवरीज कम हो रही हैं। तो एक जनरल जो, क्योंकि हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच हैं, तो लोगों का कहना होता है कुछ नहीं, बस पैसे बनाने वाली बात है। क्या वाकई ऐसा है सर, या नहीं, जहाँ सिजेरियन की आवश्यकता होती है बस वहीं डॉक्टर्स करते हैं? नहीं, बेसिकली क्या है कि सिजेरियन का रेट तो पहले से बढ़ा है बहुत ज़्यादा, पर उसके पीछे भी ये साइंस है। जैसे कि पहले क्या होता था कि नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्चा जन्म हुआ, बहुत ट्राई किया, बहुत मीन्स ट्राई करने के बाद जैसे तैसे करके डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, बच्चा जन्म के बाद रोया नहीं, देर से रोया, फिर उसको ब्रेन पे इफेक्ट हो गई, मेंटली रिटार्डेड बच्चा हो गया, ऐसा होता था। अब क्या होता है कि पहले से ये पता चल जाता है डिलीवरी से पहले कि भाई बच्चे को अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या खून मिलने की कमी हो रही है, पोषण की कमी हो रही है, तो वो डॉक्टर पहले से जानने का प्रयत्न करते हैं कि भाई नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन है, जो फोर्स है, वो ये बच्चा सहन कर पाएगा या नहीं। तो बेस्ड ऑन दैट डॉक्टर्स डिसीजन लेते हैं कि भाई ये जो बच्चा है उसको नॉर्मल डिलीवरी का जो फोर्स है वो सहन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको डैमेज हो सकता है। दूसरा चीज़ है वो मैटरनल चीज़ है। मैटरनल कंडीशन में ऐसा हुआ कि पहले के जो लेडीज़ थे हमारे वहाँ पर, वो इतना रूटीनली काम करते थे, जैसे घर में झाड़ू पोता है ये सब, वो इतना काम करते थे, तो उनका जो बॉडी था इस तरह से डेवलप हुआ था, एक्सरसाइज वाला बॉडी था। स्पेशली जो पेल्विक पोर्शन था वो काफ़ी एक्सरसाइज वाला था कि जो नॉर्मल डिलीवरी को अच्छी तरह से सहन कर सके। अब शायद ऐसा हो गया है कि ये सब पोर्शन निकल गया है, ये एक्सरसाइज फिजिकल अब बिल्कुल नहीं रह गया। हाँ, बिल्कुल नहीं रह गया। शायद उसके कारण जो हम सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं कि छोटा सा पेल्विस होने की वो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है कि जब भी डॉक्टर को फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये तकलीफ़ हो सकती है जिससे बच्चे कोई ऑक्सीजन की कमी या खून की कमी आ सकती है, उसको ब्रेन डैमेज हो सकता है, तो फिर कोई चांस नहीं लेता है। हाँ, अब वो ज़ीरो चांस में चलता है। हाँ, अब वो ज़ीरो चांस वाले पे चलता है क्योंकि फैसिलिटी है उसके साथ। दूसरा चीज़ ये है कि अब जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने लगी है। पहले क्या था कि लोगों को 3, 4, 5, 6 बच्चे होते थे, अब हार्डली 1 या 2 बच्चे होने लगे। तो नोबडी वांट्स टू टेक अ चांस। 1 या 2 बच्चे होते हैं, उसमें से अगर किसी को भी जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन वाला बच्चा हो गया, मेंटल रिटार्डेशन आ गया, सेरेब्रल पाल्सी आ गया, तो दे कैन नॉट अफोर्ड। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो में आए, आपने हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। सर, चलते चलते थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को कॉमनली आप क्या कहना चाहेंगे, कपल्स को या जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो आपका फील्ड, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सी प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट ऑफ गॉड, इट्स अ वेरी गुड गिफ्ट ऑफ नेचर। वो कुदरत की बहुत अच्छी सी गिफ्ट है, देन है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए। पर किसी भी गिफ्ट को एंजॉय करने की शुरुआत वो गिफ्ट लेने से पहले होती है। यानी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो अच्छी तरह से प्लान कीजिए कि नेक्स्ट 9 मंथ्स है वो हम कैसे मैनेज करेंगे, और उसके बाद के प्रेगनेंसी के बाद भी हम बच्चे को अच्छी तरह से पाल पोष के बड़ा कर सकेंगे, उसको टाइम दे सकेंगे कि नहीं। स्पेशली जो वर्किंग कपल्स है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ब्रेक लेना पड़ता है आपके जो रूटीन जो नौकरी है या व्यवसाय है उसमें से, तो वो सब आपको मैनेज करना, पहले से मैनेज कर लेना चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही हेल्दी डाइट लीजिए। प्रेगनेंसी का जो रूटीन फॉलोअप है वो आपको डॉक्टर से मिलते रहना है, और मेडिसिन आपके डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो तो लेना ही लेना है, कुछ भी हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका हमारे साथ बैठने का और इतनी अच्छी बातें साझा करने के लिए। नमस्कार। तो
आप थे डॉक्टर जिगेश त्रिवेदी जी, अहमदाबाद से हमारे बीच में हैं और बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो इस तरह के पर्सनालिटीज़ से, इस तरह के एक्सपर्ट से आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको इस तरह के एक्सपर्ट से मिलवाते रहेंगे समय समय पर, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।